नमस्कार, आपका मुद्दा लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या फिर नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है। साइबर अपराधी इसके ताक में बैठे रहते हैं कि कब आपसे चूक हो और वो आपसे ठगी कर बैठे। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक है मोनाली गुहा, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, भिलाई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और एक है कर्मचारी नेता सत्यम शुक्ला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मोनाली आपसे कि ये साइबर ठगी होती कैसे है? होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जो भी उनकी कमियां होती हैं, अगर ये उनके साथ में ठगी करते हैं, बात करें तो आमतौर पर क्या है अपने किसी भी एक्सपीरियंस में कि ज्यादातर अपराधी लोगों को या तो डरा कर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं या उनके साथ ठगी करते हैं या फिर उनको लालच देकर अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं। यानी कि भय और लालच, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको ज्यादातर साइबर अपराध में देखने के लिए मिलेंगे, खासतौर पर वहां पर जहां ठगी की वारदातें होती हैं। तो कुल मिलाकर लोगों के ट्रस्ट का एक तरीके से मिसयूज करते हैं और एक लोगों में जो एक पैसे कमाने की या कुछ चीजें फ्री में जीतने की या लॉटरी लगने की उनकी जो उम्मीद होती है, उस तरह से उनके मनस्थिति का ये फायदा उठाते हैं या फिर डरा धमकाकर, जैसे कि बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा या सिम ब्लॉक हो जाएगी या बैंक का खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस तरीके से डरा धमकाकर इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। जी, हमारे साथ कर्मचारी नेता सत्यम शुक्ला भी हैं। सत्यम, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्यों युवा जो है वो इस तरह की ठगी का शिकार हो रहा है, और कौन कौन सी ठगी आपको लगता है कि आमतौर पर युवा फेस करते हैं? मैं शुरुआत अपने आप से करता हूँ। मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा नंबर कैसे किन के पास चला गया है। वो हर बार मेरे को या तो एसबीआई की आपकी पॉलिसी है बोलकर मुझे कॉल करते हैं। ये संयोग है कि एसबीआई में मेरी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए मैं कभी फंसा नहीं। इसके पहले एक बार मुझे कॉल आया था कि गैस सिलेंडर के सब्सिडी वाला, जिसमें लगभग मैं फंस गया था। मुझे लगा कि वाकई में गैस एजेंसी से कॉल आया है। फिर मैं जब गैस एजेंसी गया तो मुझे पता चला कि उस दिन बहुत लोगों का पैसा उन लोग उड़ा लिए थे। ये मेरे को लगता है कि ये जो वेबसाइट या गूगल में हम लोगों की जो आदत है ना आसान जिंदगी की, हम सर्च करते हैं फलाने का एड्रेस उसी में मिल जाए, फलाने का मोबाइल नंबर, और उसमें ये साइबर ठग पहले से अपना नंबर रखते हैं। मतलब इतने दूर का इनका जो प्रायोजित सोच होता है ठगी का। तो मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार इन सब चीजों को जब जानती है, निरंतर एक ही प्रकार के कंप्लेन जो है सरकार के पास शिकायत में आते हैं, फिर भी हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि उसी तरीके से ठगी हो रही है। और जो हमारे अंदर का एक लोभ है, मुझे लगता है कि हमारे अंदर यदि कोई लालच है, उसमें भी हम लोग फंसते हैं। कई बार तो मुझे ऐसे अननोन व्हाट्सएप कॉल आए हैं, तो आज इतना मैं मतलब एक दो कॉल वाकई में जो बोलते हैं जो हनी ट्रैप इस टाइप का, तो पता नहीं संयोग से मैंने वो कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद से आज ऐसा हो गया कि कोई रिलेटिव अगर उसका नंबर मेरे पास सेव नहीं और वो बेचारा मुझे वीडियो कॉल डायरेक्ट करेगा या कॉल, तो मैं वो नंबर लेता नहीं हूं। तो मैं ये मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जब सरकार को पता है कि ये सब चीजों में वो लोग मोबाइल नंबर का यूज करते हैं, सिम कार्ड का यूज करते हैं, तो सरकार ये जो सिम लेने वाला है, ये जो नंबर लेने की जो प्रक्रिया है, इसको बेहद कठिन बना के क्यों नहीं रोकती है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सत्यम ने उठाया है कि इस पर जरूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और निश्चित रूप से जो आसानी से हम डेटा प्रोवाइड कर देते हैं उस पर कहीं ना कहीं बैन लगना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे मोनाली जी, ये जो डेटा हैकिंग होता है या फिशिंग मेल का जो शिकायत हमें सुनने को मिलता है, ये बेसिकली होता कैसे है और कैसे हम इससे बच सकते हैं? जी, डेटा वायरल होने की जो घटनाएं होती हैं वो कई तरह से हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहला एक जो बेसिक बोलना चाहिए एक मोडस ऑपरेंडी होता है अपराधियों का, वो फिशिंग वेबसाइट्स के जरिए होता है। फिशिंग वेबसाइट्स कुछ इस तरह की क्लोन वेबसाइट्स होती हैं या काइंड ऑफ फोटोकॉपी वेबसाइट्स होती हैं, जो दिखने में मूलतः किसी ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही नजर आती हैं, और यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, लॉग इन करें या अपने बारे में कोई सूचना उसमें दर्ज करें। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी सूचना दर्ज करता है, ये सूचना सीधे तौर पर अपराधी के पास चली जाती है, जबकि वो एक फेक वेबसाइट है। हमें लगता है कि हम ओरिजिनल वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो होती एक्चुअली फेक वेबसाइट है, जिसे हम फिशिंग पेज या लोकल होस्ट कहते हैं, जो कि हैकर्स का अपना खुद का पेज होता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो कुछ रैंडम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह के एप्लीकेशन या एप्स, मोबाइल एप्स हमारे फोन पर पड़े रहते हैं। ये भी हमसे जब परमिशन का एक्सेस लेते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर वो पूछते हैं कि वो कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लें, लोकेशन एक्सेस कर लें, कैमरा एक्सेस कर लें, माइक्रोफोन
फोन एक्सेस कर ले और हम यस यस ओके ओके करके आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से हम अपने डेटा का एक्सेस खुद इस तरह के एप्लीकेशंस को जाने अनजाने दे देते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेस कुकीज, अलाउ कुकीज एक्सेस, तो उसको भी हम अलाउ करते जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, यहाँ से इस तरह की डेटा गैदरिंग शुरू होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग अक्सर कस्टमर केयर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन में चेक करने की जगह लोग अमूमन गूगल या इस तरह के अन्य सर्च इंजन पर सीधे ढूंढना ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हैकर्स इस तरह की अपनी फेक वेबसाइट्स बनाकर रखे होते हैं और वहां हम खुद ही जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बचने के बहुत आसान से उपाय हैं। सबसे पहला तो यही है कि हम अननोन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें। ऑब्सोलेट एप्लीकेशंस यानी कि जिनका हमारे मोबाइल फोन पर कोई काम ना हो उनको हम अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर कोई एप्लीकेशंस आपको लग भी रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इस्तेमाल बार बार होता है लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं होता, तो आप उनकी एक्सेस परमिशंस को सेटिंग्स में से जाके डिनाई कर दें। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि जब भी आप किसी अननोन वेबसाइट पर जाते हैं तो उनका यूआरएल जरूर से चेक करें। एग्जैक्टली देखें कि ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल क्या है और आप जिस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना चाहते हैं उसका यूआरएल क्या है। कई बार एक छोटा सा अल्फाबेट भी अगर चेंज होता है तो उतना सफिशियंट होता है उसकी क्लोन कॉपी या उसी तरह का एक फेक अकाउंट बनाने के लिए। या कई बार अगर आपको वेब यूआरएल पर कुछ नंबर्स का सीक्वेंस दिखाई दिए जैसे 192.168. समथिंग समथिंग, तो ये एक आईपी एड्रेस होता है। अगर इस तरह की नंबर या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको दिखाई देती है तो वहां पर आपको ठहर जाना चाहिए कि हैकर्स का अपना पर्सनल पेज होता है। सुरक्षा के तौर पर बहुत साधारण भाषा में अगर हम समझे तो HTTPS स्टार्टिंग में जो लिखा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर वहां एस लिखा हुआ इट मींस वो सिक्योर है, SSL लेयर की सिक्योरिटी है, आप उस पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर वहां पर रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है या ताला टूटा हुआ है या अगर ओपन लॉक दिखा रहा है वहां पर रेड कलर का, तो वो ये बताता है कि यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए। इस तरीके से हम इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। जी सत्यम, बहुत बार हमने ये देखा है कि यूथ ना बहुत आसानी से डेटा चेंज करते हैं, कई बार तो यूज करने के लिए भी मोबाइल दूसरों का मांग लेते हैं। ऐसे समय में भी कई बार हम फंस जाते हैं, राह चलते जैसे किसी ने आपसे मोबाइल मांगा कि भैया फोन करना है, आपने दिया होगा, अब वो आपका किस तरह से मिसयूज करेगा ये भी हमें नहीं पता होता। तो क्या कभी ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है? नहीं, इस प्रकार की घटना तो नहीं घटी है, पर मतलब मैं जो बताया फ्रॉड कॉल वाली और आपको ये सुविधा मिलेगी, इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे एक परिचित में है, मैं साथ में बैठा था उनके, और वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से अपना SBI के उसमें कुछ काम कर रही थी और इत्तेफाक से पता नहीं कैसे वो जब वो नेट बैंकिंग करने के लिए बैठी उसी समय उसको एक कॉल आया। वो फ्रॉड कॉल था और मैं SBI का मैनेजर हूं करके बोला। चूंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस था, हम आजकल सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनलों के माध्यम से हमको अवगत होते हैं, तो मेरे को तुरंत क्लिक किया और मैंने बोला कि भाई मैनेजर तो ऐसे मांगता नहीं है, तुम मत दो अपना OTP। ये तो मैं रोका, फिर वो मुझे नंबर दी, तो मैं बात किया तो उसने मुझे अब शब्द बोला, कुछ मैंने बोला, तो इस ढंग से बहुत होता है। तो मैं एक्सपर्ट जो हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यदि मैं इंटरनेट के माध्यम से यदि अपना अकाउंट एक्सेस करता हूं या कार्ड के माध्यम से करता हूं या UPI पेमेंट करता हूं, तो ABC में सबसे सेफ इसमें से कौन सा होगा? जैसे मैं UPI पेमेंट यानी गूगल पे, पेटीएम इत्यादि की बात कर रहा हूं, तो आप प्लीज बताएं। जी मोनाली जी, सवाल आपसे है। जी बिल्कुल मैम, और ये सवाल बहुत अच्छा माध्यम से ही बहुत सारे लोगों को हालांकि जो एप्लीकेशन हम चाहे बात करें किसी ऑफिस तो उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर हम उसके ऑथराइज्ड एप्लीकेशन करें, लेकिन एज एन एक्सपर्ट मैं ये बैंक में आपका खाता है ऑफिशियल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा सुरक्षित होता है। जो पेमेंट ऑप्शंस होते हैं या भीम UPI ये भी सब अच्छा होगा कि हम किसी जान बातों पर भरोसा करके खासतौर पर इस बात का ध्यान रखें कि रहे हैं तो उस समय इस बात कि जिसे पेमेंट करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली एड्रेस क्या है, और आपके सामने कोई सेलर है उनसे एक बार कंफर्म कर लें कि जिस पेमेंट एड्रेस पर पेमेंट जा रही है क्या वो उन्हीं का है, अमाउंट एक बार प्रॉपरली चेक कर लें। इसके अलावा यदि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए OTP या पिन एंटर नहीं करनी पड़ती है, तो बस इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि कोई भी आपको किसी भी तरह से बातचीत करके ठगी करने की कोशिश करेगा तो वो या तो सीधे तौर पर यही कहेगा कि आप कोई ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या ओके दबा दीजिए या आप अपनी पिन एंटर कीजिए या पिन को वेरीफाई करवाइए या OTP शेयर कर दीजिए। तो इस तरह की किसी एक्सटर्नल कमांड को आपको मानना नहीं है, सारी चीजें अपनी
जगह पर सुरक्षित हैं, बट मैं पर्टिकुलरली कहूंगी कि जो भीम यूपीआई है, गवर्नमेंट की ओर से जो प्रोवाइडेड सर्विसेज होती हैं, या आपका जो बैंक है उसका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप उनका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पेमेंट करते समय आप अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स ना दें। और यदि अगर आप स्कैन करके भी पे करते हैं तो स्कैन करने के बाद तुरंत थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए रुक जाइए। वहां पर सामने नाम शो हो जाता है कि आपकी ये जो पेमेंट है वो कितने अमाउंट में किसको जाने वाली है, तो एक बार वो कंफर्म कर लें आप, उसके बाद ही आगे पेमेंट साझा करें। और एक जो सबसे बड़ी गलती यूजर्स करते हैं, 2 शब्द बस याद कर लें सभी लोग, डेबिट और क्रेडिट। जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो ऑब्वियसली जब आपके खाते में पैसे आने होते हैं तब आपको नहीं बताया जाता कि पैसे आ रहे हैं, आप रिसीव कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली बैंकिंग सर्विस आपके खाते में आएंगे ही। यानी कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन तब आएगा और साफ तौर पर वहां पे डेबिट तब लिखा रहेगा जब ये पैसे आपके खाते से कटने वाले होंगे। तो वहां जो नोटिफिकेशन लिखे होते हैं सामने स्क्रीन पर, वो आप ध्यान से पढ़ें। और एक और जो सबसे बड़ी गलती हम कर जाते हैं कई बार जाने अनजाने, यदि आप कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई बैंक मैनेजर बन के बात करे या कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर बात करे, फोन पर बात करते समय कभी भी आप अपने पेमेंट एप्लीकेशन की तरफ मत जाइए, कोई भी पेमेंट इनिशिएट या प्रोसेस मत कीजिए। इसके अलावा किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें। जनरली होता यह है कि अपराधी आपको क्विक हिल, एनीडेस्क और इस तरह के कई क्विक एक्सेस, एनीडेस्क, इस तरह के नाम के एप्लीकेशंस जो स्क्रीन साझा करने के लिए बनाए जाते हैं, इस तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवा देते हैं और आपके खाते का बैलेंस चेक कर लेते हैं। उसी बैलेंस के अंदर के अमाउंट की मनी रिक्वेस्ट आपको भेज देते हैं और ये कहते हैं कि XYZ अमाउंट आपके खाते में आकर ऐड होने वाला है, आप ओके दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जबकि वो एक्चुअल में मनी रिक्वेस्ट होती है। अगर आप ओके दबा देते हैं, आप अपनी पिन एंटर कर देते हैं, तो वो पैसे सीधे तौर पर उनके खाते में चले जाते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय कोई भी पेमेंट प्रोसेस नहीं करना है और जितने भी हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं प्रॉपरली पढ़ के करना है, और जहां तक हो पाए ऑफिशियल एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मोनाली जी, एक और सवाल है जो आजकल के यूथ सबसे ज्यादा फेस करती है, स्पेशली गर्ल्स। कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे वीडियोस आ जाते हैं अननोन नंबर से जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव बनाते हैं या फिर हम अनईजी फील करते हैं उसे पढ़ने या देखने पे। तो ऐसे मैसेजेस से कैसे बचा जाए, ये आपका सजेशन हम चाह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट जरूर रखना चाहूंगी। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आपको कोई अननोन नंबरों से इस तरह के मैसेजेस आते हैं और जहां आपको लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए या किसी को भी लगे या देखना आपत्तिजनक लगे, तो आप उसके लिए निश्चित तौर पर अपने नियर बाय थाने में कंप्लेंट करें। इसके अलावा आप उनको ब्लॉक करते चलें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि कई बार अक्सर मेरे पास भी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि कई बार बच्चियां ये शिकायत करती हैं कि लोग कई बार जानबूझ के मॉर्फिंग करके इस तरह के कंटेंट भेजते हैं कि चेहरा किसी का लगा दिया, बॉडी किसी की लगा दिया, कई बार अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी, फिर धमकियां देते हैं, मनी एक्सटॉर्शन करते हैं या कोई और अलग कृत्य करने के लिए दबाव डालते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको लग रहा है कि साइबर वर्ल्ड में ये चीजें चल रही हैं और इससे कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंच रहा है या आपको मानसिक तौर पर भी पीड़ा हो रही है, तो मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं अपराध की कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको शिकायत करनी चाहिए। ज्यादातर ये घटनाएं महिलाओं के साथ देखी जाती है, तो उनके लिए भी मैं एक पॉइंट कह दूं कि महिलाएं जनरली, मैंने भी देखा है कि थाने जाने में कतराती हैं। कारण कई हो सकते हैं, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कई बार हमें सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता, या कई बार हम बता नहीं पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आगे डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है और कई बार सुसाइड तक के कदम लोग उठाते हैं। तो चीजों को इतना आगे बढ़ने मत दीजिए। शुरुआत में ही अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति यदि आपको इस तरह का कंटेंट भेज रहा है, आप असहज महसूस कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप शिकायत के लिए आगे आइए। आपकी निजता का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप अपने नजदीकी थाने में जाकर शिकायत कर सकते हैं, या यदि आप थाने नहीं जा सकते किसी वजह से, तो आप महिला जो सेल होती हैं, वुमेन सेल, थाने से रिलेटेड उनको आप शिकायत कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा यदि आप थाने ना जाना चाहें किसी भी कारण से, तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं www.cybercrime.gov.in पर। आप अपनी समस्या वहां पर साझा कर सकते हैं, वो आपकी रिस्पेक्टेड थाने एरिया को फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसके अलावा यदि आपको अब भी ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऐसा नजर नहीं आता जिससे आप अपनी समस्याएं साझा कर पाए, तो मैं स्वयं सोशल मीडिया पर, लगभग हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। वहां आप मुझे मैसेज करके मदद के लिए डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह के केसेस मैं पिछले कुछ 2-3 महीने से बहुत ज्यादा देख रही हूँ, और आप देखेंगे कि न्यूज में बच्चियों की सुसाइड के केसेस भी बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। तो जरूरी ये है
कि जो भी लोग अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हो या बाद में देखें, वो अपने घर पे बच्चियों का खासतौर पर ध्यान रखें और अपनी तरफ से ये पूछें कि उन्हें इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है। जनरली घर पे कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, बच्चे यहाँ पेरेंट्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं कि हम बताएं कैसे, कहीं पेरेंट्स डांट ना दें, या इवन अपने सिबलिंग्स पर भी हम भरोसा नहीं कर पाते, दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर पाते, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण बाद में फिर बड़ी समस्या को जन्म देता है। तो अपने अधिकार के लिए तुरंत आप आगे आइए, डरने झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जी सत्यम, आपके मन में जो सवाल उठ रहा है हम चाहेंगे आप भी अपने सवाल सामने रखें। मैं मोनाली जी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है ना मेरे आसपास किसी का, कि उनके जो एटीएम कार्ड है उसका क्लोन एटीएम कार्ड वो बना लेते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है जो यूपीआई हम लोग पेमेंट यूज करते हैं जैसे गूगल पे या पेटीएम, तो क्या उसका भी क्लोन कोई कर सकता है क्या? देखिए, क्लोनिंग डिपेंड करती है कि किस मीडियम से की गई है। कई बार स्कीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है कार्ड्स की क्लोनिंग के लिए, कई बार एप्स की क्लोनिंग भी कई अलग अलग मेथड्स के द्वारा की जाती है, कई बार मैलिशियस ऐप इंस्टॉल करवा दिए जाते हैं, या कई बार स्पाईवेयर के थ्रू, यानी कि तरीके बहुत सारे हैं। और इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके पास आप इस तरह के एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये उन्हीं सिस्टम्स पर चलते हैं जहां पर आपकी डिफॉल्ट सिम होती है, यानी कि आपकी जो मेन सिम होती है, जो नंबर आपने बैंक में उस खाते के साथ रजिस्टर किया हुआ है, तो वो सिम आपको संभाल कर रखनी है। और जिस फोन में आपने वो सिम लगाई हुई है, वो फोन आपको संभाल कर रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। जब भी आप इस तरह के कोई अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो ओटीपी या वेरिफिकेशन पिन के माध्यम से कंफर्म किया जाता है। तो अब ये पिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए मना किया जाता है कि कभी भी किसी से हम कोई भी ओटीपी या कोई भी वेरिफिकेशन पिन साझा ना करें। तो जब तक आपने किसी के साथ पिन साझा नहीं करी है, तब तक निश्चिंत रहिए। लेकिन यदि आपको डाउट हो कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है या कोई इस तरह की घटनाओं का आपको अंदेशा होता है, तो अपने मोबाइल की सुरक्षा पर फोकस करने की जरूरत है। साथ ही सुरक्षा के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जितने भी आपके खाते हैं, उनमें एक मैक्सिमम लिमिट आप सेट कर दें कि पर डे पे कितना ट्रांजेक्शन हो पाएगा, कितना मनी ट्रांजेक्शन होगा। और उसकी भी पिन अगर हो पाए तो वीक में या कम से कम 2 हफ्ते में एक बार तो आप बदल ही लें, यानी कि महीने में अगर हम 4 बार अपनी पिन बदलने की हैबिट बना लें, तो वो कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के थ्रू हमारे बाकी के सिस्टम्स में भी अपडेट होता है, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर अकॉर्डिंगली आपको अलर्ट भी आता है। लेकिन इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपकी जो निजी जानकारी है वो आप तक ही हो। और एक बहुत बड़ी गलती अक्सर जो लोग करते हैं, वो मैं यहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी बैंकिंग सुरक्षा से रिलेटेड। जनरली हम अपना पब्लिक नंबर ही बैंक में रजिस्टर करवाते हैं। पब्लिक नंबर यानी कि हमारा वो मोबाइल नंबर जो हमने पूरी दुनिया भर में अपना शेयर किया हुआ है, ऑफिस में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों को, वो नंबर आप अपना बैंक में रजिस्टर कराने से बचिए। यदि आप करवा चुके हैं तो एक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखकर दे दें कि हम अपना सुरक्षा कारणों से एक नया नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं। आगे का कम्युनिकेशन और बाकी की फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसेसेस उस नए नंबर पर किए जाएं, ताकि वो नंबर आपका पब्लिक ना हो, वो नंबर आप किसी से साझा भी ना करें। अपराधी जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों का जो पब्लिक नंबर है उसी पर बैंक का ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी रिसीव करने के उनके पास कई तरीके हो जाते हैं। तो यदि हम अपना नंबर ही बदल दें और वो बहुत सारे लोगों से हम बिल्कुल भी साझा ना करें, उसको बिल्कुल सीक्रेट रखें, अपने पास सेव रखें, तो सुरक्षा कहीं ना कहीं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जी मैम, अब सवाल ये है कि बहुत सारे मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप पे ना ऑप्शन दिया होता है ब्लॉक का, इसके अलावा एक रिपोर्ट ऑप्शन होता है, ये किस तरह से यूजफुल है और क्या वास्तव में इस पर कार्यवाही होती है? बिल्कुल, देखिए, ब्लॉक का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर हम इमीडिएटली किसी कन्वर्सेशन को स्टॉप करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि इमीडिएटली कोई यदि हमें मैसेजेस कर रहा है और हमें उसके मैसेजेस रीड नहीं करने हैं, या हम अपनी लाइव एक्टिविटीज उसे शो नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय पर हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बाद वो व्यक्ति चाहे उधर से मैसेज भेजे या ना भेजे, उस तरह का कोई भी कंटेंट उसके साइड से हम तक नहीं आ जाता। इसके बाद जो एक और ऑप्शन आता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक का, ये इस तरह से काम करता है कि जब हम रिपोर्ट एंड ब्लॉक करते हैं तो वो व्यक्ति ब्लॉक तो हो जाता है, लेकिन इसकी एक शिकायत खुद व्हाट्सएप के पास भी चली जाती है, और वो अपने सिस्टम्स में इस तरह के नंबर्स का एक डेटाबेस मैनेज करते हैं और उस पर प्रॉपर चेक रखते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट एंड ब्लॉक की शिकायतें क्या इसी नंबर को लेकर कहीं और से भी आ रही हैं। और यदि एक पर्टिकुलर संख्या से ज्यादा इस तरह की शिकायतें हो जाती हैं, तो फिर इस तरह के जो भी व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं उनको या तो बैन किया जाता है, या उन पर जो भी व्हाट्सएप की अपनी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि फेक हो सकते हैं, या कोई इस तरह के लॉटरी या ऑफर रिलेटेड है, या क्रिमिनल्स के आपको नंबर लग रहे हैं, तो उन्हें खास तौर पर हमें रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना चाहिए। जी सत्यम, आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा है, तो हम चाहेंगे आप भी अपना प्रश्न रखें। अभी मोनाली जी ने जो बताया, बार बार उन्होंने ओटीपी का जिक्र किया, तो क्या मैं यह समझ सकता हूँ इसके माध्यम से
कि बिना ओटीपी के फ्रॉड नहीं हो सकता, ओटीपी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मेरा एक सवाल है जो दूसरा अलग है कि आजकल एसएमएस के थ्रू, अब जैसे किसी को भाषा की दिक्कत है, अब इंग्लिश में कुछ मैसेज आया और कोई लिंक आया है, तो जब वो टेक्स्ट मैसेज में आता है तो आदमी जाकर के जाने अनजाने उस लिंक को क्लिक कर देता है, तो क्या उससे भी कुछ फ्रॉड या ऐसा कुछ साइबर अपराध हो सकता है कि अपराधियों द्वारा ऐसा अंजाम दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए जब ओटीपी की हम बात करते हैं तो बहुत साधारण शब्दों में समझाती हूँ कि ओटीपी का इस्तेमाल कैसे होता है। ओटीपी आपको तभी आएगा जब या तो आप कहीं पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके, या आप कहीं पर लॉगिन कर रहे हो किसी सर्विस के लिए, और या फिर आप पेमेंट कर रहे हो। ये 3 जनरल ऑप्शंस होते हैं। तो ओटीपी यदि कोई हमसे मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे रजिस्टर्ड नंबर में हमारी जो सुविधाएं हमारे लिए हमको मुहैया करवाई गई हैं, या हमने जहाँ पर सब्सक्राइब किया है, उन सुविधाओं को वो एक्सेस करना चाहते हैं, जो कि सोशल मीडिया, शॉपिंग साइट्स या हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ओटीपी शेयर नहीं करना है। ओटीपी बहुत क्रूशियल पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओटीपी मांगकर ही चीजों को आगे होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम उस तरह की लिंक्स पर क्लिक कर जाते हैं जाने अनजाने, जो हमारे इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यदि कोई बच्चा नौकरी की तलाश में है और अगर उसको इस तरह का कोई मैसेज आता है कि आपका रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके नौकरी के लिए अप्लाई करें, तो ज्यादा संभावना है कि वो तुरंत क्लिक करेगा। तो यहाँ पर हमें समझना ये होगा कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो वायरल मैसेजेस होते हैं उन पर हम कभी भी क्लिक ना करें। जो कई बार आपने देखा होगा ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लिखा होता है कि 15 ग्रुप्स में वायरल करें, 20 ग्रुप्स में इसे भेजें या और 10 लोगों को भेजें। इस तरह की लिंक्स पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, कंटेंट अगर आपके इंटरेस्ट का है तब तो आपको खुद को और संभलने की जरूरत है। उसका एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगी। फेसबुक मैसेंजर पर एक लिंक काफी समय से वायरल हो रही है और अभी भी हो रही है वो। उसमें लिखा होता है देयर इज यू इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आप हैं। और वो एक तरीके की एडमिन एक्सेस लिंक होती है, जिसमें अगर यदि आप क्लिक कर जाएं तो फिर आपका खाता भी हैक होता है और फिर हैकर्स आपके खाते से यही मैसेज और लोगों को भेजते हैं और ये पूरी चेन चलती जाती है। तो लिंक एक केवल देखकर कोई एक नॉर्मल यूजर समझ पाए ये काफी मुश्किल है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यूजर्स एक कॉमन बहुत अच्छा काम ये कर सकते हैं कि लाइसेंस्ड या जिसे हम परचेस्ड एंटीवायरस कहते हैं, वो हर एक यूजर अपने मोबाइल फोन पर रखे और उसको प्रॉपरली स्कैन करते रहें, उसकी जो भी सर्विसेज है उनको एक्टिवेटेड रखें, ताकि यदि इस तरह की कोई फिशिंग लिंक या कोई मैलिशियस लिंक आती है और आप गलती से क्लिक कर जाते हैं, तो आपका एंटीवायरस आपको तुरंत अलर्ट कर देता है कि ये लिंक ठीक नहीं है, या अगर उसे लगता है कि ये लिंक में कोई मैलिशियस कंटेंट हो सकता है तो वो आपको ब्लॉक भी कर देता है। आप फिर उस लिंक पर अगर क्लिक कर भी देते हैं तब भी वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो सुरक्षा के तौर पर एंटीवायरस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। जी मोनाली जी, एक और प्रश्न उठता है कि क्या बैंकिंग फ्रॉड के शिकार लोगों के पास वापस पैसे आने की गुंजाइश होती है अगर वो शिकायत करते हैं समय रहते? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और वाकई में बिल्कुल संभावना होती है कि उनके पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो अगर यूजर फॉलो करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि पैसे वापस आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि जब इस तरह की घटना हो गई है तो सबसे पहले यूजर को अपना ऑफिशियल बैंक ऐप में अपना बैलेंस चेक करना चाहिए और लास्ट के कुछ ट्रांजेक्शन चेक करने चाहिए। कई बार फेक मैसेजेस आते हैं कि आपके खाते से पैसे कट गए हैं और हम उसी मैसेज में दी गई लिंक पर क्लिक करके चेक करने की कोशिश करते हैं और वहां से फिर ठगी होती है। तो ये काम कभी भी यूजर्स को नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई मैसेज इस तरह का आया है तो आप अपने बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशन में जाएं, वहां से अपना ट्रांजेक्शन डिटेल चेक करें। अब अगर वहां से आपको नजर आ जाता है कि वाकई में डेबिट हुआ है तो बिना परेशान हुए आप अपने उसी बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर 2-3 सर्विसेज सबसे पहले ब्लॉक कर दें। सबसे पहला उसमें ये है डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इस तरह की सर्विसेज को आप तुरंत ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने के बाद आपका तीसरा काम ये होगा कि जितना जल्दी हो पाए आप 1930 पर कॉल करके अपडेट कर दें। 1930 पर आपको उसी नंबर से कॉल करना है जो नंबर आपका इस बैंक खाते में रजिस्टर्ड था जिससे कि पैसे कटे हैं। पहला काम ये हो गया कि आपको 1930 पर कॉल करके अपडेट कर देना है। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, आप अपने स्क्रीनशॉट्स ले लें एविडेंसेस के, और आपका जो भी नियर बाय थाना है वहां जाकर शिकायत कर दें। फिर वहां से शिकायत की एक कॉपी लेकर आप अपने जिस जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक मैनेजर को आप जाकर एक एप्लीकेशन दे दें कि इस तरह की ठगी हुई है, इस दिनांक को इतने समय पर इतने अमाउंट की ठगी हुई है और आप चाहते हैं कि ये पैसे जल्द से जल्द लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको रिटर्न करवा दिए जाएं। अगर ये 3 काम आप समय रहते कर लेते हैं, उसी दिन कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि पहले तो वो डर
करते रहते हैं और 2-3 दिन 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जाकर हिम्मत जुटाते हैं और फिर थाने जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश करें कि घटना होने की यदि आप 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर भी जाते हैं तब भी संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर वही है, जितनी जल्दी जागेंगे उतना जल्दी संभावना है कि आपके पैसे वापस आएंगे। एक शॉर्टकट जरूर मैं यहाँ पर लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि हर यूजर ऑफिशियल बैंक का अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन इस्तेमाल करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर मान के चलिए कि यदि किसी के खाते से पैसे कटे हैं और वो अपने खाते में रखे हुए बाकी पैसों को बचाना चाहते हैं, तो एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाती हूँ। जिस खाते से पैसे कटे हैं उसी खाते से कोई भी एक नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज आप इनिशिएट करें। हर कोई आज अपना रिचार्ज खुद ही कर लेता है, तो बहुत इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप रिचार्ज करेंगे तब आपके पास जो रिचार्ज कंफर्म करने के लिए ओटीपी आता है, उसके स्थान पर आपको 3 बार जानबूझकर गलत ओटीपी डालना है। जब आप गलत ओटीपी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वो खाता ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो अब अपराधी भी चाहेगा तो भी वो आपके खाते से और पैसे नहीं निकाल पाएगा। और यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि आप स्वयं अपने डेबिट कार्ड से एटीएम में जाकर बाकी के बचे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो पूरी संभावना है कि बचे हुए पैसे तो बचे ही रहेंगे, बाकी इसके अलावा जो पैसे चले गए हैं वो भी संभावना है उनकी भी पूरी पूरी कि वो वापस आ सकते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मोनाली जी। अब चलते चलते एक और अंतिम सवाल की, ये जो मैसेजेस ब्लॉक करने का आपने बताया, तो आप चलते चलते कुछ टिप्स बता दीजिए हमारे सारे दर्शकों को, जिससे हम अपने डेटा अपने मैसेजेस सेव कर सकें और कोई और हमारा मोबाइल पढ़ ना ले, या इस तरह का जो आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कि आपका एक्सेस कोई और करता है फोन को या आपके मैसेजेस कोई और पढ़ता रहता है, ये कैसे हम रोक सकते हैं? ये बस चलते चलते आप बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, सबसे पहले तो सभी यूजर्स को मैं ये कहना कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक्स ऐड कर रहे होते हैं या कुछ और आपके फोन पर सेटिंग्स में छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और इसके अलावा जो मैंने कहा एंटीवायरस, ये प्लीज ना भूलें, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने फोन पर एंटीवायरस नहीं रखती। जो वायरस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आता है वही आपके मोबाइल फोन पर भी आ सकता है। तो एंटीवायरस सबसे ज्यादा जरूरी है, आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। पासवर्ड्स आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लगातार महीने में एटलीस्ट 2 बार बदलते रहें। ओल्ड पासवर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें जिसमें स्ट्रॉन्ग और जिसमें आपके कैपिटल अल्फाबेट, स्ट्रॉन्ग आपके स्मॉल अल्फाबेट, न्यूमेरिक डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स हों। बस इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अनजान लिंक्स पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। जी, इतने बड़े विषय पर संक्षिप्त में बात कर पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और सत्यम ने बहुत अच्छे ढंग से प्रश्न रखा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए दर्शकों को यही कहूंगी कि जितनी भी जानकारी मोनाली जी ने आपको दी है, निश्चित रूप से आप उसका पालन करें और खुद भी सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।